बेटा कंट्रीब्यूशन था वो हमें याद है। अगर बेटा बक्कल चैम्बर से हम लोग आगे बढ़े तो हमें मिलेगा स्टमक। क्या मिलेगा? स्टमक। ये वो जगह है जहां पर हम लोग डाइजेशन को पढ़ने जा रहे हैं। सो आज हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन स्टमक। इट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, डाइजेशन इन स्टमक। आई थिंक बक्कल चैम्बर में 30% डाइजेशन होता है स्टार्च का, टोटल का कि स्टार्च का? ये बात हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग डाइजेशन इन स्टमक पढ़ने जा रहे हैं और हमें मालूम है ये दूसरी जगह है। 3 जगह पर ऐसा होना है। पहली जगह बक्कल चैम्बर था, दूसरा स्टमक, और ये 2 प्रकार से होना है। कितने प्रकार से? तो हमें मालूम है पहला तरीका कैसा है, मैकेनिकल, और दूसरा केमिकल। तो चलो भाई, तो नंबर 1 टाइप ऑफ डाइजेशन इट इज नोन एज मैकेनिकल डाइजेशन एंड नंबर 2 इज नोन एज केमिकल। तो आसान है अगर आपको समझ में आता है तो, वैसे तो बहुत मुश्किलें पैदा होती हैं। तो खाना जब एंट्री किया स्टमक में तो एक स्फिंक्टर से एंट्री किया, इसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। क्या नाम है? कार्डियक स्फिंक्टर। एकदम शांत रहिएगा और सुनते रहिएगा क्योंकि टाइम कम है आज। कार्डियक स्फिंक्टर से खाना अंदर एंट्री किया और स्टमक पे पहुंचा। जैसे ही स्टमक में खाना पहुंचा, यहां पर स्टमक में खाने को रुकना है। स्टमक में फूड को स्टे करना है अबाउट 4 to 5 आवर। 4 से 5 घंटे तक फूड को यहां पर स्टे करना है। तो जो भी आपने खाना खाया 4 से 5 घंटे यहां पर स्टे करेगा। स्टे करते वक्त इसमें कुछ मैकेनिकल डाइजेशन शुरू होंगे और इन मैकेनिकल डाइजेशन के मूवमेंट का नाम है चर्निंग। क्या नाम है बेटा? चर्निंग। एंड द चर्निंग के अलावा ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग। अच्छा, ये नाम तब तक अच्छे लगते हैं जब तक कि बस नहीं सुन लिए जाए कि चर्निंग क्या है, ग्राइंडिंग क्या है, मिक्सिंग क्या है। पर जब आप इनको फील करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल मसल, कौन सी मसल? तो जब भी आप इधर सामने देखिए, जब भी लॉन्गिट्यूडनल मसल कांटेक्ट होंगी, इनकी लेंथ बड़ी की छोटी? एंड इफ इट इज अ सर्कुलर मसल, कौन सी मसल? सर्कुलर। तो सर्कुलर मसल जब भी कांटेक्ट होगी क्या कम होगा? डायमीटर। डायमीटर। गिव मी द बॉटल। अगर ये स्टमक है और इस स्टमक में लंबवत कोशिकाएं, लंबवत मसल्स हैं जिनका नाम है लॉन्गिट्यूडनल मसल। फिर से बोलो। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल कांटेक्ट हो तो बॉटल का लेंथ छोटा होगा। बोलो, लेंथ छोटा। पक्का? और अगर ये सर्कुलर मसल कांटेक्ट करें तो इनका डायमीटर कम होगा। डायमीटर कम, ज्यादा, ऊपर नीचे। अब जरा सोच के देखिए, समझ में आया? और इसमें ऑब्लिक मसल भी पड़ी है। कौन सी? ऑब्लिक। अब फील करो, ऑब्लिक मसल इन्हें टर्न देंगी, ट्विस्ट। ऑब्लिक मसल का मतलब है वो ऑब्लिक तरीके से कांटेक्ट करेगी। ऑब्लिक तरीके से कांटेक्ट करने का मतलब लंबाई में, चौड़ाई में कि तिरछा? और तिरछा कोई कांटेक्ट करेगा तो क्या होगा? ट्विस्ट। नहीं समझ में आया? अब बताओ, स्टमक में कितने मूवमेंट? 3। कभी कभी स्टमक छोटा होगा, बड़ा होगा, डायमीटर बढ़ेगा, कम होगा, और ट्विस्ट करेगा। नहीं समझ में आया? तो स्टमक जब कभी ये सब नृत्य करेगा तो क्या वहां पर चर्निंग चालू होगी? कभी मिक्सिंग देखिए? मिक्सर ग्राइंडर देखा है? तो मिक्सर और ग्राइंडर में यही मूवमेंट होते हैं, चर्निंग मूवमेंट होते हैं। और क्यों चर्निंग मूवमेंट हो रहे हैं? क्योंकि आप गोल गोल भी घूमते हो, ट्विस्ट भी करते हो, ऊपर नीचे। तो याद रखना 3 मसल हैं और तीनों मसल ने मिलकर एक काम किया। चाहता तो मैं नहीं बताता, बोलता रट्टा मार लो, लेकिन 3 मसल हैं जो ये मैकेनिकल डाइजेशन कर रही है। बोलो, तीनों के नाम बताओ ना। बाहर कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी सर्कुलर, और तीसरी का नाम है ऑब्लिक। तो 3 मसल मिलकर के स्टमक को छोटा, बड़ा, डायमीटर कम, ज्यादा, और ट्विस्ट। तो बताओ जो मूवमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे? चर्निंग। और इन चर्निंग
मूवमेंट में हेल्प करेंगे रूगी। बोलो क्या? तो खाना जो तुम्हारा होगा वो रूगी से टकराएगा। किससे टकराएगा? रूगी। और रूगी से टकराने के बाद पेस्ट में तब्दील होगा। जितने लोगों ने मम्मी को कभी मिक्सर में काम करते देखा है तो वो टमाटर डालें क्या निकलती है? चटनी। मिर्चा डालो तो भी वो चटनी, बस पानी पड़ा होना चाहिए। यस और नो? तो याद रखना, जो भी चर्निंग, ग्राइंडिंग और मिक्सिंग के मूवमेंट होंगे तो आपका खाना पेस्ट लाइक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पेस्ट। और दिस पेस्ट लाइक फूड इज नोन एज काइम। बोलो क्या बोलेंगे? अब आपका खाना पेस्ट लाइक हो गया है एंड दैट इज नोन एज काइम। तो बताओ, मुंह में इसका नाम क्या था? बोलस। फैरिंग्स में बोलस, इसोफेगस में बोलस, स्टमक में काइम। सो नाउ इट्स नेम इज काइम। व्हाट इज काइम? कोई बताए व्हाट इज काइम? इट इज अ पेस्ट लाइक फूड। तो जो रोटी है वो रोटी बची की पेस्ट हो गई, दाल दाल बची की पेस्ट हो गई, चावल चावल बचा की पेस्ट। और पेस्ट क्यों हुआ? क्योंकि मूवमेंट हुए कितने? 3। एक और चर्निंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग। तो आपका फूड मिक्स होकर के पेस्ट लाइक हो गया। नाम बताओ? और जिस समय पर ये 3 मैकेनिकल प्रोसेस चल रहे थे, बोलो कौन कौन? चर्निंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग। ठीक उसी समय पर सिक्रीट हो रहा था गैस्ट्रिक जूस। कौन सा जूस? गैस्ट्रिक जूस। भाइयों बहनों, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो रहा था किन ग्लैंड से? मर गए तो कौन सी ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसी दिन के लिए पढ़ाया था, जब भूल जाओ। स्टमक में ग्लैंड पाई जा रही हैं, सब म्यूकोसा की ग्लैंड है, सब म्यूकोसा की ग्लैंड है। कुछ भी बोलने के पहले तोल मोल के बोला करो। सब म्यूकोसा की म्यूकोसा की ग्लैंड है। और म्यूकोसा की ग्लैंड का नाम गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ है? माउथ में कि स्टमक में? और कुछ बेटा भूली बिसरी यादें होंगी इसकी। याद है कितनी सेल थी? याद है? हाँ? 3 है। तीनों के नाम बताओ। क्या आपके पास म्यूकस नेक सेल है? ये है अच्छे बच्चे, अगर अच्छे से पढ़ोगे। म्यूकस नेक सेल है। दूसरा चीफ सेल है। शाबाश, चीफ सेल। और पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल है। भैया बहुत अच्छी, बहुत मदद हो रही है आपकी ये मदद मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। चीफ सेल का दूसरा नाम है पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल। इन्हीं का नाम जाइमोजेनिक सेल। जाइमोजेनिक सेल है। जाइमोजेन का मतलब होता है इनएक्टिव एंजाइम। बोलो क्या? इनएक्टिव। तो बताओ, जाइमोजेनिक सेल इनएक्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगी। और बताओ, म्यूकस नेक सेल से क्या सिक्रीट होगा? म्यूकस। ये म्यूकस सिक्रीट करेंगे। क्या सिक्रीट करेंगे? म्यूकस। और जाइमोजेनिक सेल सिक्रीट करेंगी पेप्सिनोजेन। अब एंजाइम नहीं लिख सकते, बोलो क्या? पेप्सिनोजेन। एक्टिव एंजाइम की इनएक्टिव? तो आपके पास एक पेप्सिनोजेन नाम का एंजाइम सिक्रीट होगा। कौन सा? पेप्सिन। इसके अलावा प्रोरेनिन। बोलो एक्टिव की इनएक्टिव। स्पेलिंग देख लेना, डबल एन है कि सिंगल है? डबल है, सिंगल है। प्रोनेनिन और पेप्सिनोजेन नाम के 2 इनएक्टिव एंजाइम सिक्रीट होंगे। और बची पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। पैराइटल और ऑक्जेंटिक, इनसे सिक्रीट होगा HCl। फिर से बोलो। और सिक्रीट होगा कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। बोलो क्या? कैसल्स। और ये कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो होगा, ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। बोलो कौन? विटामिन B। और इस तरीके से एक जूस बनेगा। जूस का नाम होगा गैस्ट्रिक जूस। तो बात आपको करनी है, मैं पढ़ा चुका हूं। तो खाना जिस समय पर चर्निंग, ग्राइंडिंग और मिक्सिंग के दौर से गुजर रहा था, कौन कौन? चर्निंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग। क्या बन रहा था? पेस्ट। उसी दौरान गैस्ट्रिक ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड अपना काम कर रही थी। और गैस्ट्रिक ग्लैंड अपना काम कहाँ कर रही थी? स्टमक में। कहाँ पर? और स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन सी सेल रख रही थी? म्यूकस नेक सेल, चीफ सेल। पता नहीं क्यों मुझे लगता है इससे तुमको याद नहीं होता।
इसलिए एक डायग्राम आप लोग बना लो। मुझे लगता है आपको याद नहीं होता, आपको होता है, अच्छी बात है। देखो एक डायग्राम बना लो, गैस्ट्रिक ग्लैंड, दीज आर द मल्टी सेलुलर ग्लैंड, दे लुक लाइक समथिंग दिस, इस तरीके की दिखाई पड़ती हैं। डब्ल्यू शेप्ड ग्लैंड है, अजीब सी डब्ल्यू शेप्ड ग्लैंड है, जिनकी मुख्य कोशिकाएं ये हैं जो मैं बनाने जा रहा हूं। मुख्य कोशिकाएं हैं ये, मुख्य, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज चीफ सेल। गैस्ट्रिक ग्लैंड जिन मुख्य कोशिकाओं से बनी है उनका नाम है चीफ सेल। सो आप लिख सकते हैं कि सर ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो स्टमक में पड़ी है, जिनके बृहद रूप, बड़े रूप कुछ ऐसे दिखाई पड़ते हैं, स्टमक में पाई जाने वाली ग्लैंड। अजीब बात है, आपका मन नहीं मानेगा कि सर ये कैसे पढ़ा रहे हो आप। अभी देखो, अगर मैं बोलूं कि ये स्टमक है और स्टमक की रूगी के पास, किसके पास, रूगी के, यहां पर कुछ ग्लैंड है, तो यही वो ग्लैंड है जो ऐसे दिख रहे हैं। अब बताओ, इनमें से जो मुख्य कोशिकाएं हैं इनका नाम है चीफ सेल। तो हमने लिख दिया सर ये चीफ सेल। तो भाई ग्लैंड जिन मुख्य कोशिकाओं से बनी है उनका नाम है चीफ सेल। ओके, नाउ इन चीफ सेल के द्वारा नेक के पास बनाई गई हैं कुछ सेल्स, दीज सेल्स नोन एज नेक सेल। नाम बताओ, म्यूकस नेक सेल, ग्लैंड की नेक में प्रेजेंट है, नेक ऑफ द ग्लैंड, म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल। और याद रखना, देयर आर सम सेल विच आर प्रेजेंट टू द पेरीफेरी ऑफ दिस ग्लैंड। इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी जो मैं पढ़ा रहा हूं, मन ना करे तो मत पढ़िएगा। पेरीफेरी ऑफ द ग्लैंड, ग्लैंड की पेरीफेरी में प्रेजेंट हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, पैराइटल ग्लैंड, सॉरी पैराइटल सेल, पैराइटल सेल। तो जब कभी तुम स्टमक में देखो, अब ये तुम्हें लगेगा पता नहीं किस जगह का सर ने स्ट्रक्चर बना दिया, इसलिए इसके बगल में स्टमक बना होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप बहुत परेशान होंगे। बताओ क्या ये इसोफेगस है? चलो मुझे बताओ, आप लोग को जो जो मैं पूछता जाऊं बताते जाओ। क्या ये इसोफेगस है? क्या ये स्टमक है? बताइए, स्टमक में क्या यहाँ पर कुछ रोगी वगैरह है? इन्हीं रोगी के बीच में कौन प्रेजेंट है? कौन प्रेजेंट है? ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? गैस्ट्रिक। तो यहाँ कहीं पर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है उनका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। बताइए, नेक में पाई जाने वाली म्यूकस नेक सेल, पेरीफेरी में पाई जाने वाली, और जिन मुख्य कोशिकाओं से ये बनी चीफ सेल, इन्हीं चीफ सेल का दूसरा नाम है यस पेप्टिक सेल, क्योंकि ये एंजाइम निकालती है, पेप्टिक सेल। इन्हीं का तीसरा नाम है जाइमोजेनिक सेल। जानबूझ के मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है क्योंकि आगे इसका बड़ा यूज होगा। याद रखना, इनमें कुछ दो कोशिकाएं और हैं, कहीं कहीं पर कुछ सेल्स जी सेल के नाम से पड़ी हुई हैं, जी सेल्स, इक्का दुक्का जी सेल्स पड़ी हुई हैं, एंड दीज जी सेल्स आर नोन एज गैस्ट्रिन सेल, और ये एक हार्मोन निकालती हैं गैस्ट्रिन। बोलो क्या नाम? जब मैं एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगा, कौन सा सिस्टम, तब इस हार्मोन की जरूरत पड़ेगी। गैस्ट्रिन यही हार्मोन है जो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन में मदद करता है। यानी अगर स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन बढ़ाना है तो कौन सी हार्मोन की जरूरत है? गैस्ट्रिन। इसके अलावा इनमें इक्का दुक्का अर्जेंटाफिन सेल्स भी हैं। आपको लगेगा ये सेल तो इंटेस्टाइन में थी, यस, इंटेस्टाइन में होने के बावजूद ये स्टमक में भी पाई जाती है अर्जेंटाफिन सेल। और अर्जेंटाफिन सेल कुल मिलाकर के तीन चीजें निकालती हैं, ये भी आप नोट करेंगे। वन इज नोन एज सेरोटोनिन, दूसरा है सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन, तीसरा है हिस्टामिन। जिन जिन लोगों को ये लगता है आउट ऑफ कोर्स है वो अपने दिमाग से हटा दें, बिकॉज इट इज नॉट द आउट ऑफ कोर्स, बस चैप्टर अलग है। चैप्टर का नाम एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में दोबारा आपको मिलेंगे, बोलो, सेरोटोनिन, सोमेटोस्टैटिन, हिस्टामिन। तुम्हें लगेगा अचानक सर ने ये सब पढ़ाना क्यों चालू किया, अभी आपको पता चलेगा। एक ना एक दिन ये सिक्रीशन से ग्लैंड भरने लगेगी,
और इस ग्लैंड की पोरिंग होने लगेगी स्टमक में। यानी हम लोग यहाँ से जो जूस निकाल रहे हैं उस जूस का नाम क्या है? गैस्ट्रिक जूस। फिर से बोलो। और गैस्ट्रिक जूस में HCl कम है कि ज्यादा? ज्यादा। तो अगर मैंने गैस्ट्रिक जूस ज्यादा निकाल दिया तो बताओ स्टमक में गैस्ट्रिक जूस कम हो जाएगा कि ज्यादा? और स्टमक के जलने के चांस हैं। इसलिए हमको स्टमक को जलाने से बचाना है। ऐसा ना हो कि स्टमक का तेजाब स्टमक को ही फाड़ दे, नष्ट कर दे। इसलिए हमें इस गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कंट्रोल करना है। तो एक बंदा गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ाता है, बोलो कौन? गैस्ट्रिक। तो दूसरा बंदा उसके सिक्रीशन को घटाता है। नाम बताओ? सोमैटोस्टेटिक। फिर से बोलो। कौन बढ़ाता है? गैस्ट्रिक। कौन घटाता है? तो बताओ गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ाने वाला हार्मोन गैस्ट्रिन और उसके सिक्रीशन को घटाने वाला सोमैटोस्टैटिक। स्टैट का मतलब रोकना, सोमैटोस्टैटिन। और इस तरीके से जूस निकलता है। साथ में यहां पर म्यूकोसा है और म्यूकोसा की वजह से म्यूकस निकलता है। क्या निकलता है? म्यूकस। और म्यूकस के साथ साथ यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन भी निकलते हैं। बोलो कौन से? बाइकार्बोनेट। तो गैस्ट्रिक जूस में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो बताओ क्या क्या कौन कौन निकालेगा? म्यूकस नेक्स्ट सेल से क्या निकलेगा? म्यूकस। पहले ही बोल दिया था म्यूकस निकलेगा। ओके। पैराइटल सेल से HCl। फिर से बोलो। चीप HCl और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ये फैक्टर क्या है? किस काम आएगा? विटामिन B12। और तीसरी सेल कौन सी है? चीफ सेल, पेप्टिक सेल एंड जाइमोजेनिक सेल। ये दो एंजाइम नाम बताओ? पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। और दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। मैं एक और चीज बता दूं आपको, थक रहे हो? मैं एक चीज और बता दूं कि यहां पर एक और एंजाइम निकलता है, नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। बोलो क्या नाम? यानी ये लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। पर लिपिड डाइजेशन के लिए चाहिए बाइल। क्या चाहिए? और बाइल स्टमक में रिलीज। इसलिए एंजाइम होने के बावजूद भी फैट डाइजेशन है कि नेग्लिजिबल? नहीं। और ये बात भी NCERT में लिखी है कि स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज भी निकलता है along with पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। देखेंगे भाई कितने लोग इन चीजों को बिना देखे बता पाएंगे। चलो, खाना कहां से कहां पहुंचा? ईसोफेगस से स्टमक पहुंचा। अब इधर मत देखना, ईसोफेगस से स्टमक पहुंच गया। स्टमक में पहुंचा तो बेटा मैकेनिकल डाइजेशन चालू हुआ। उधर मत देखो, मैकेनिकल डाइजेशन चालू हुआ। 3 मूवमेंट हुए। बोलो, चर्निंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग। क्या आपको पेस्ट मिला? पेस्ट का नाम काइम। जिस समय काइम बन रहा था, क्या बन रहा था? काइम। उसी समय स्टमक में ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रही थी? गैस्ट्रिक जूस। इधर जितना देखोगे उतना कंफ्यूज हो गया। नहीं हटाऊंगा क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी, इसलिए फिर से क्या बनाएंगे? गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करने के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास कितनी सेल? 3। अब NCERT इन तीनों सेल का नाम बड़ा करके लिखती है। तो तीनों के नाम बता पाओगे? एक और म्यूकस नेक्स्ट सेल, दूसरा चीफ सेल और पैराइटल सेल। म्यूकस नेक्स्ट सेल से म्यूकस, चीफ सेल से एंजाइम निकलेंगे, एक्टिव की इनएक्टिव, प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजेन। और तीसरा याद है आपको? बोलो। HCl पक्का। और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर क्या एब्जॉर्ब करेगा? विटामिन B। और एक जूस बनेगा गैस्ट्रिक जूस। इन 3 सेल के चक्कर में सुनील सर ने आपको 2 सेल और पकड़ा दी, याद रहेंगे। एक का नाम G सेल, एक का नाम अर्जेंटा। अगर मैंने पहले दिन 5 सेल बताई होती आपको नहीं आती। पहले दिन मैंने कितनी बताई? 3। आज 2 और। बोलो, G फॉर गैस्ट्रिक, A फॉर अर्जेंटा। G सेल है, अर्जेंटा फिन सेल है। G सेल से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक। अर्जेंटा फिन सेल से 3। बोलो,
सेरोटोनिन, सोमैटोस्टैटिन, हिस्टामिन, जिसमें सोमैटोस्टैटिन गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाता कि घटाता है? घटाता है। और गैस्ट्रिक जूस को साथ में निकलता है बाइकार्बोनेट। बोलो क्या? तो बताओ आपके गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, और यहाँ का पीएच लगभग 1 से लेकर के 2 के बीच में होता है। हाईली एसिडिक, कम एसिडिक की बहुत ज्यादा, और इतना एसिडिक बेटा पीएच है कि अगर ये एसिड आपके हाथ में रख जाए हाथ जल सकता है। ये तेजाब है, तो पेट में तेजाब है और पेट जल नहीं रहा। गजब बात है। वही तेजाब पेट का निकाल के आपके पास हाथ में रख दिया जाए, आपके हाथ में जल जाएगा। तो भैया पेट का तेजाब जो HCl है वो पेट को जला क्यों नहीं रहा? क्योंकि 2 चीजें हैं, एक म्यूकस और एक बाइकार्बोनेट। बोलते हैं बाइकार्बोनेट बफर जैसी एक्टिविटी पैदा करता है। कैसी? बफर। और बफर समझते हो? वो बफर वो होते हैं जो pH को बहुत ज्यादा चेंज होने से रोकते हैं। पक्का? और साथ में क्या प्रेजेंट है? म्यूकस। तो याद रखना, स्टमक में पाया जाने वाला म्यूकस और बाइकार्बोनेट HCl होने के बावजूद भी पेट को जलने, समझ गए? बताओ, पेट को जलने से, अल्सर बनने से रोकने वाले 2 चीजें बताओ, बाइकार्बोनेट और म्यूकस। और खास करके मैं ये स्ट्रक्चर तुमको याद करवाना चाहता हूं ताकि तुम्हें सेल रखने में दिक्कत ना हो। नेक में, हमारी नेक में, ग्लैंड की नेक में म्यूकस नेक। मेन सेल का नाम, मुख्य सेल का मतलब चीफ सेल, और बेटा पेरीफेरी में पैराइटल सेल, ये वाली जी सेल, ये वाली अर्जेंटा। अब हटा सकता हूं मैं। अब अगर आपको आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। बताओ, खाना कहां पहुंचा? स्टमक में पहुंचा। किस स्फिंक्टर से? कार्डियक स्फिंक्टर से गया। कार्डियक स्फिंक्टर से जाते ही कितने घंटे रुकेगा? सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, 4 से 5 घंटा रुकेगा। पर वहां पर मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल चालू है। ये दूसरी प्लेस है। कैसी प्लेस है? दूसरी। टोटल कितनी प्लेस? 3। कितना तरीका? 2। जूस 5। तो बताओ, ये दूसरी प्लेस है जिसमें दोनों डाइजेशन है, और जूस नंबर 2 है। जूस का नाम गैस्ट्रिक, और ग्लैंड का नाम याद है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड दिख रही हैं? सेल दिख रही हैं? अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड की सारी सेल अब W आकार में दिखाई पड़ रही है। दिख रही है? बोलो, म्यूकस नेक सेल, चीफ सेल, अर्जेंटा सेल, जी सेल। सबके सिक्रेशन याद है? अरे मेरे बच्चे शाबाश। म्यूकस नेक सेल से, चीफ सेल से पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेन, पक्का? और ऑक्जेंटिक सेल से HCl और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, जी सेल से। ये एंजाइम है कि हार्मोन? हार्मोन। वो तीनों क्या थे? एंजाइम, ये वाला हार्मोन, और साथ में अर्जेंटा सेल से। कितने हार्मोन? 3। बोलो, सेरोटोनिन, सोमैटोस्टैटिन, हिस्टामिन। और जूस बना। जूस का नाम गैस्ट्रिक। और इस गैस्ट्रिक जूस ने केमिकल डाइजेशन चालू किए। क्या चालू किए? तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन के बाद देयर इज अ केमिकल डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में केमिकल डाइजेशन क्या क्या है? सुनो, पहला पॉइंट जो आपको लिखना है, देयर इज नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। कोई भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं है। जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में शुरू होगा वो स्टमक में रुक जाएगा। कारण है वहां का पीएच, क्योंकि सलाइवा का पीएच कितना था? 6.8, और टाइलिन 6.8 में एक्टिव है, 1.8 में एक्टिव नहीं। तो बताओ, स्टमक का पीएच कितना है? 1.8। सो देयर इज नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, नो लिपिड डाइजेशन। ना तो लिपिड डाइजेशन होगा, इवन वहां पर गैस्ट्रिक लाइपेज होने के बावजूद भी लिपिड का डाइजेशन नहीं। तो ओनली प्रोटीन का डाइजेशन है। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, केवल प्रोटीन का डाइजेशन है जो स्टमक में होता है। जैसे माउथ में केवल किसका डाइजेशन होता है? स्टार्च। वैसे
स्टमक में केवल किसका डाइजेशन है? प्रोटीन। नाउ द प्रोटीन डाइजेशन करते वक्त आपको याद रखना है कि आपकी जो प्रोटीन है उनके लिए एक्टिव हार्मोन चाहिए। कैसा हार्मोन? एक्टिव। पर हमारे पास जो पेप्सिनोजेन आया है, दिस पेप्सिनोजेन, ये पेप्सिनोजेन नाम का जो हार्मोन है ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है? और ये इनएक्टिव हार्मोन को एक्टिव करके हमें पेप्सिन बनाना पड़ेगा, एंड द पेप्सिन इज अ एक्टिव हार्मोन। याद रखना, पेप्सिन एक्टिव हार्मोन बनाने के लिए वी नीड HCl, और गैस्ट्रिक जूस में HCl की भरमार है। तो गैस्ट्रिक जूस का जो HCl है वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, और जैसे ही पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ वो प्रोटीन को ढूंढेगा। तो याद रखना, आपके पास फूड में जितनी प्रोटीन पड़ी है उसमें ज्यादातर, सबकी ज्यादातर, नॉट द एवरी प्रोटीन, ज्यादातर प्रोटीन पर पेप्सिनोजेन अटैक करेगा। पेप्सिनोजेन अटैक करेगा, सॉरी पेप्सिनोजेन नहीं, पेप्सिन अटैक करेगा और उनको कन्वर्ट कर देगा स्मॉल पेप्टाइड्स में, छोटे छोटे पेप्टाइड्स में, छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तब्दील करने लगेगा। समस्या ये है कि जब मैं प्रोटीन पढ़ाता हूं तो भी आपके दिमाग में स्ट्रक्चर नहीं है, और जब मैं स्मॉल पेप्टाइड पढ़ाता हूं तो भी आपके दिमाग में स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोगों ने बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर को छोड़ दिया। सो प्लीज पेन थोड़ी देर के लिए रोकिए, समझने की कोशिश करिए कि आपके पास एक माला है, बहुत लंबी माला है, और उस माला में मोती हैं, छोटे छोटे मोती हैं। ये मोती तब तक माला नहीं बनते जब तक इनको धागों से जोड़ा ना जाए, और धागों से जोड़ने का मतलब है बॉन्ड, और जब ये धागों से जुड़ जाते हैं तो इनको बोलते हैं पॉलीमर। फिर से बोलो, और इसके हर एक बंदे का नाम मोनोमर। अब प्रोटीन भी एक पॉलीमर है, प्रोटीन इज अ पॉलीमर। प्रोटीन एक बड़ी माला जैसी चेन है जिसके मोनोमर का नाम है अमीनो एसिड। फिर से बोलो, तो जब भी आपके अमीनो एसिड बहुत सारे बॉन्ड से जुड़ेंगे, बॉन्ड का नाम पेप्टाइड। फिर से बोलो, तो इन पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं ये एंजाइम। नाम बताओ, पेप्सिन। तो जब पेप्टाइड बॉन्ड टूटेंगे तो आपकी चेन, बड़ी चेन छोटी छोटी चेन में टूटने लगेगी। दीज छोटी छोटी चेन आर नोन एज स्मॉल पेप्टाइड। इन्हीं स्मॉल पेप्टाइड्स को हम लोग पेप्टोन्स और प्रोटियोज का नाम देते हैं। पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज, स्पेलिंग बहुत याद रखना, प्रोटीएज नहीं है, प्रोटियोज है। तो पेप्टोन्स और प्रोटियोज नाम के छोटे छोटे प्रोटीन के टुकड़े बनने लगते हैं। पेप्टोन्स और प्रोटियोज नाम के जो छोटे छोटे टुकड़े बनने लगते हैं, इसको बनाने के लिए कौन सा एंजाइम आया? पेप्सिन। इसका मतलब प्रोटीन पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गई? नहीं, बड़ी माला, प्रोटीन की बड़ी माला छोटी छोटे टुकड़ों में टूटने लगी। और कौन से बॉन्ड टूटने लगे? पेप्टाइड। क्योंकि मैंने पहले दिन ही पढ़ा दिया था, डाइजेशन मतलब ब्रेकडाउन। तो प्रोटीन की लंबी चेन का छोटा छोटा टुकड़ों में टूटने लगना, इट इज अ डाइजेशन। और ये डाइजेशन कौन कर रहा है? पेप्सिन। नींद आ गई? तो बताओ, पेप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ना चालू किया, लंबी प्रोटीन को तोड़ा, और लंबी प्रोटीन को पूरी तरीके से तोड़ा कि छोटे छोटे टुकड़ों में? इन छोटे टुकड़ों का नाम स्मॉल पेप्टाइड, एंड दीज स्मॉल पेप्टाइड्स आर नोन एज डीनेचर्ड प्रोटीन। और इन डीनेचर्ड प्रोटीन में दो लोग कौन? पेप्टोन और प्रोटीन। बुक लिखती है दे आर डीनेचर्ड प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन है जिन्होंने अपना नेचर बदल दिया है। डीनेचर्ड प्रोटीन में से मतलब इनका नेचर 3D से क्या हो गया? 2D। बताओ, प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, याद होने चाहिए तभी तो। क्वाटनरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, याद है? तो प्रोटीन अगर डीनेचर हो जाए तब भी वो क्या कहलाएगी? प्रोटियोज। तो बड़ी बड़ी प्रोटीन को हम लोगों ने पेप्टोन्स और प्रोटियोज में तोड़ना चालू किया। यस, किसने किया? पेप्सिन। अच्छा, एक और बात है जो आपको सीखनी चाहिए। बोलते हैं कि कंट्रोवर्शियल पॉइंट है ये, लेकिन मैं एनसीईआरटी की बात मान के चलता हूं। पहले मैं अपनी बात लिख देता हूं, फिर एनसीईआरटी की बात लिख देता हूं। ये रही एनसीईआरटी की बात, पहले लिख दी जाए, फिर मैं अपनी बात लिखता हूं। एनसीईआरटी लिखती है
कि इनमें एक और एंजाइम होता है, नाम है प्रोरेनिन। फिर से बोलो। और ये प्रोरेनिन नाम का जो एंजाइम है, ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ऑल प्रोटीन की मिल्क प्रोटीन। तो अगर मिल्क में प्रोटीन है तो उसे डाइजेस्ट करने के काम आता है। दिस प्रोरेनिन एंजाइम प्रेजेंट इन काफ, ये तो पक्का श्योर है। काफ मतलब बछड़ा, गाय के बछड़े में ये प्रेजेंट होता है, इसका तो कोई डाउट नहीं। लेकिन इट मे प्रेजेंट इन ह्यूमन इन्फेंट ऑल्सो, ये ह्यूमन के इन्फेंट दूध पीते बच्चे में भी पाया जाता है। अच्छा, एनसीईआरटी कहती है पाया जाता है, एमबीबीएस में जब तुम पढ़ोगे तो बोला जाता है इट इज कंट्रोवर्शियल। कुछ लोग कहते हैं पाया जाता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं पाया। तो भैया पाया जाता नहीं पाया जाता की लड़ाई में नहीं चलते हैं हम लोग, एनसीईआरटी की मान के चलते हैं। एनसीईआरटी कहती है किस में पाया जाता है और कहां पर? ह्यूमन। यार ह्यूमन एडल्ट में, ह्यूमन एडल्ट में ये एंजाइम एब्सेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। दिस एंजाइम इज एब्सेंट। कौन सा एंजाइम? हाँ, और कहते हैं ये प्रोरेनिन एक्टिव की इनएक्टिव? इनएक्टिव। बोलते हैं इस प्रोरेनिन को भी एक्टिव करना पड़ेगा। तो बोलते हैं प्रोरेनिन को एक्टिव करने के लिए दो चीजें हैं, या तो HCl इसे डायरेक्ट एक्टिव कर दे। ज्यादातर किताबें HCl लिखती हैं, पर कुछ किताबें लिखती हैं कि एक्टिव पेप्सिन, बोलो, कैन एक्टिवेट प्रोरेनिन इनटू रेनिन। तो मैं लड़ाई झगड़े में नहीं बच रहा हूं, फंस रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों में से कोई बात नहीं लिखी। हाँ, वो उन्होंने डायरेक्ट क्या लिख दिया है? रेनिन। फिर से बोलो, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? कुछ किताबें लिखती हैं कि प्रोरेनिन को रेनिन में बदलने के लिए HCl, कुछ किताबें लिखती हैं कि प्रोरेनिन को रेनिन में बनाने के लिए एक्टिव पेप्सिन। और एनसीईआरटी इन दोनों में से कुछ भी नहीं लिखती, और एनसीईआरटी कहती है डायरेक्ट क्या प्रेजेंट होता है? रेनिन। ठीक, कौन सा? रेनिन। अब रेनिन क्या करता है? रेनिन करता है प्रोटीन ऑफ द मिल्क, मिल्क की प्रोटीन का डाइजेशन। और मिल्क में एक प्रोटीन पाई जाती है एंड इट इज नोन एज कैसीन। फिर से बोलो, कैसीन। ये रही वो कैसीन नाम की प्रोटीन। कैसीन, कैसीन नाम की प्रोटीन पर एक्ट करेगा रेनिन, और पहले इसे पैरा कैसीन में बदलेगा, पैरा कैसीन। और पैरा कैसीन में बदलने के बाद इसे बदल देगा कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। इट इज नोन एज कैल्शियम पैरा कैसिनेट। सो रेनिन पहले कैसीन को पैरा कैसीन, और फिर पैरा कैसीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देगा। और ऐसा करने पर दूध फट जाएगा जो बच्चे ने दूध पिया है, और दूध की कर्ड बन जाएगा। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, इसी रिएक्शन का नाम है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ऐसा नहीं कि हमारे घरों में छोटे बच्चे नहीं और हमने देखा नहीं, बच्चे को दूध पिलाती है, कई बार वो दूध ज्यादा पी जाने की वजह से कुछ देर बाद उल्टी करता है। उल्टी करते वक्त दूध निकलता है कि दही जैसा? दैट दही जैसा इज नथिंग बट इट इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क। वो कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्यों हुई? क्योंकि दूध गया स्टमक में। कहाँ गया? स्टमक। पहले तो वहां HCl है, क्या है? HCl, वो उसे कर्डलिंग करेगा। बाद में कौन? कैसीन, पैरा कैसीन, कैल्शियम पैरा कैसिनेट, and this is known as curdling of milk reaction। कौन सी रिएक्शन? curdling of milk reaction। ये दो काम आपकी स्टमक में हो जाएंगे। स्टमक इसके बाद फ्री हो गया, और कितने घंटे बाद उसने खाना? 4 से 5 घंटे बाद खाना किसको दे दिया? इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन में भी लार्ज की स्मॉल, और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट डिओडेनम। तो हम लोग तीसरे पॉइंट पर पहुंचे। 3, 2, 5 में तीसरा पॉइंट कौन है? इंटेस्टाइन। लार्ज की स्मॉल? स्मॉल। जवाब दो मुझे। ऐसे बिल्कुल बेवकूफों की तरह मत सुनो, वरना मामला बिगड़ जाएगा सर। बक्कल चैम्बर में क्या था? बोलस की काइन? ईसोफेगस में आया? इंस्पिंक्टर तक गया? कौन सा इंस्पेक्टर? कार्डियक इंस्पेक्टर। कार्डियक इंस्पेक्टर से स्टमक में गया? कितने घंटे रुका? तो ये दूसरी जगह है कि तीसरी? दूसरी। और यहाँ दोनों डाइजेशन है।
दोनों में एक मैकेनिकल, दूसरा बताओ स्टमक के मैकेनिकल डाइजेशन के कितने स्टेप? 3। बोलो, चर्निंग, ग्राइंडिंग। और चर्निंग, ग्राइंडिंग और मिक्सिंग के लिए मसल चाहिए? 1 मसल, 2 मसल, 3। बोलो कौन? लॉन्गिट्यूड, सर्कुलर। क्या स्टमक को ट्विस्ट मूवमेंट मिलेंगे? ट्विस्ट मूवमेंट मिलने का कारण ऑब्लिक मसल। और स्टमक ट्विस्टिंग करने लगेगा, स्टमक में प्रेजेंट चीजें ट्विस्ट होने लगेंगी और पेस्ट बनेगी। क्या बनेगी? पेस्ट। क्या नाम इसका? जब काइम बन रहा होगा तब तक गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन हो रहा होगा। अब रुकना नहीं है, अब हटा रहा हूं उसे। गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन के दौरान गैस्ट्रिक ग्लैंड दिख रही है। अब ग्लैंड देखो, डब्ल्यू शेप ग्लैंड दिख रही है। और वो जो ग्लैंड है उसके पास नेक सेल है, म्यूकस नेक सेल, म्यूकस सिक्रेट करेगी। मुख्य सेल है, चीफ सेल, पेरीफेरी में है, पैराइटल सेल, रट्टा मारने की जरूरत, जी सेल है, अर्जेंटाविल सेल है। बुक कितनी लिखती है? 3। हमने 5, बुक भी 5 लिखती है। 3 यहाँ, 2 एंडोक्राइन, 2 एंडोक्राइन। पक्का? मैंने दोनों चैप्टर को मर्ज करके वहां पर लिख दिया। हितेन जा रहे हो? बताओ जल्दी बताओ। चीफ सेल से क्या? पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। म्यूकस नेक सेल से म्यूकस, म्यूकस होगा। और बताओ पैराइटल सेल से कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, एचसीएल सेक्रेट करेगा। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर सेक्रेट होगा। कौन? B12 को, विटामिन B12 को कैसल्स, एक जूस बनेगा गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस 2 तरीके के एंजाइम रखेगा जो डाइजेशन है। तीसरा एंजाइम काम नहीं करेगा, गैस्ट्रिक लाइपेज काम नहीं करेगा। बताओ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा? शाबाश। बताओ फैट का डाइजेशन, लाइपेज भी, लाइपेज नहीं होगा लेकिन डाइजेशन नहीं। गैस्ट्रिक लाइपेज होगा लेकिन डाइजेशन। ये बात किसने बोली कि गैस्ट्रिक लाइपेज होगा? एनसीएल। बड़ी नींद आती तुम लोग को। अच्छा बताओ, इसके बाद आपको पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बनाना है। कौन भैया? एचसीएल। पेप्सिन बन गया है। बताओ प्रोटीन को किसमें? स्मॉल पेप्टाइड में तोड़ेगा। दीज स्मॉल पेप्टाइड आर पेप्टोन एंड प्रोटियोज। पेप्टोन और प्रोटियोज। थैंक यू वेरी मच। आ भी रहा है कि केवल आ रहा है? पेप्टोन और प्रोटियोज बन चुके हैं, यस और नो? अब आगे चलिए तो बेटा आपको मिला प्रोरेनिन। प्रोरेनिन को रेनिन बनने की घटना में बहुत कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग एचसीएल, कुछ लोग, हम लोग एचसीएल मान के चलते हैं। क्या एचसीएल? क्या बन गया? रेनिन, RENIN की डबल NI। ये रेनिन नाम का एंजाइम है। सारी प्रोटीन की मिल्क प्रोटीन, मिल्क में एक प्रोटीन है, नाम है कैसीन। उसे पहले पैरा कैसीन, फिर कैल्शियम पैरा कैसिनेट में चेंज करेगा और इस तरीके से मिल्की करेगा कर्डलिंग। तो बताओ बच्चा अगर दूध पिए और आधे घंटे बाद उल्टी करे तो दूध निकलेगा, दही निकलेगा। और दैट दही इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क। पक्का? आप सुनो, खाना कहां से कहां तक होता हुआ पहुंचा? स्टमक से स्फिंक्टर का नाम बताओ। पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये याद आया, ये कौन सी जगह है भाई? डियोडेनम। डियोडेनम है। खाना डियोडेनम तक पहुंचा। भाइयों बहनों मेरे प्यारे बच्चों, भटकना नहीं, चाहे बिल्कुल ना है, कल फिर पढ़ेंगे। इसलिए डरना बिल्कुल नहीं कि चलो यार इसको किसी तरह पेंट छुड़ाओ, ऐसे मत करना। ये चैप्टर इतने खतरनाक। बताओ यहाँ कोई स्फिंक्टर है? नाम बताओ। पाइलोरिक, पाइलोरिक स्फिंक्टर। आइए तुमको मैं थोड़ा एक डॉक्टर बनाता हूं। दुनिया में जितनी बार आप लोगों ने स्टमक अल्सर सुने होंगे, कैसे अल्सर, बोले यार अल्सर हो गया। अल्सर का मतलब होता है घाव। पेप्टिक अल्सर के नाम से इन अल्सर को सुना जाता है कि पेट में अल्सर पड़ गए। उसकी सबसे प्रोमिनेंट जगह, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जगह डियोडेनम है। कारण सुनो, कारण यह है कि ये जो HCl खतरनाक तेजाब है, जब इस स्फिंक्टर से बेटा यहां डाला जाएगा, डियोडेनम तैयार नहीं है इस HCl के लिए।
और इस HCl का सबसे ज्यादा प्रभाव यहां पड़ सकता है डिओडेनम में, और डिओडेनम का म्यूकस रप्चर हो सकता है, HCl में जल सकता है और घाव बन सकता है। इसीलिए यहां पर 3 सिक्रीशन है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रट्टा मारना पड़े, याद ही रखने पड़ेंगे। एक इन बहन जी का नाम बोलो, पैनक्रियास, नाम याद है? ये है पैनक्रियास, याद है? इस पैनक्रियास की डक का नाम याद है? क्या नाम याद है? बोलो क्या? पैनक्रियाटिक जूस। फिर से बोलो। तो एक तो पैनक्रियाटिक जूस यहां पर सिक्रीट होगा। दूसरा, आपको इनका भी पता है, मैं कल तो इनको बहुत देर तक पढ़ाया था, याद है आपको? CBD याद है? कॉमन बाइल डक्ट, यहां पर एक डक्ट बनेगी, हिपैटो पैनक्रियाटिक, याद है? और इस हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट से निकलने वाला जूस है, इट इज नोन एज बाइल जूस। ओके? और इसके अलावा इंटेस्टाइन का अपना सिक्रीशन, भूले नहीं होगे, इट इज नोन एज सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस। क्या इसका दूसरा नाम इंटेस्टाइनल जूस है? इंटेस्टाइनल जूस का मतलब है बेटा सक्कस इंटेरिकस, और इन जिन ग्लैंड से इन्हें निकाला गया उन ग्लैंड का नाम क्रिप्स ऑफ लिबरकुल। बस यही मात खा के जहां पर नहीं बोलते हो वहीं डर लगता है, क्रिप्स ऑफ लिबरकुल। तो आपको याद रखना है 5 जूस में से 3 जूस तो इंटेस्टाइन में आकर सिक्रीट होते हैं। तीनों के नाम याद हैं? एक कौन? बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। ऑल जूस का सिक्रीशन ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली है, मतलब साथ साथ है, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। लेकिन हम कसम खाते हैं कि हम इन्हें इन्हीं सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पैनक्रियाटिक जूस को, दूसरा हम पढ़ेंगे बाइल जूस को, और तीसरा हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल जूस को। इसका मतलब इंटेस्टाइन में डाइजेशन पढ़ने के लिए हमें 3 जूस देखने, बोलो कौन? पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस। पहले मैं आपको कुछ चीजें पढ़ाता हूं पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन में बाइकार्बोनेट आयन की भरमार होती, और भगवान ने इन्हें बाइकार्बोनेट आयन क्यों दे करके भेजा है? क्योंकि उन्हें मालूम है यहां से कौन आ रहा होगा? HCl। फिर से बोलो। और इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास बफर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बफर। और ये बफर कहां से आएगा? पैनक्रियाटिक। तो एक तो पैनक्रियाटिक जूस का बाइकार्बोनेट, स्टमक में भी यही काम था, स्टमक भूल गए, स्टमक में भी बेटा हमारा स्टमक जल जा रहा था, बाइकार्बोनेट था, म्यूकस था, म्यूकस नेक्सेल का म्यूकस था। लेकिन सर बाइकार्बोनेट तो है लेकिन म्यूकस नहीं है, तो मुझे लगता है थप्पड़ मारे, इतनी बड़ी म्यूकोसा, याद आई आपको? और म्यूकोसा की कौन सी सेल? गॉबलेट सेल। फिर से बोलो। गॉबलेट सेल से क्या सिक्रीट होगा? म्यूकस। तो बताओ कौन कौन लोग लड़ रहे हैं बेटा HCl से? 2 लोग, बाइकार्बोनेट, म्यूकस। बोलते हैं ये दोनों भी कम पड़ जाते हैं, इसलिए भगवान ने इनकी सब म्यूकोसा में भी, किसमें? भूल गए बेटा, सब म्यूकोसा में ग्लैंड दी है। नाम बताओ? ब्रूनर्स ग्लैंड। अगर कोई पूछे कि ब्रूनर्स ग्लैंड पूरी इंटेस्टाइन में केवल डिओडेनम में क्यों है, तो क्या बेवजह है? उसका भी वजह है, क्योंकि डिओडेनम को किसका वार झेलना है? HCl। और इसलिए भगवान ने यहाँ पर ब्रूनर ग्लैंड दी है। म्यूकोसा की सब म्यूकोसा। तो बताओ म्यूकोसा से भी म्यूकस, सब म्यूकोसा से भी म्यूकस, और पैनक्रियाटिक से बाइकार्बोनेट, सब ने मिलकर यहां पर HCl को किया न्यूट्रलाइज। क्या किया? न्यूट्रलाइज। और इंटेस्टाइन के pH को बदल दिया, और pH को बदलकर 7 से लेकर 8 के बीच में किया। किसके बीच में? बोले एवरेज 7.8। 7.8। पता नहीं NCERT को 0.8 से कितना रिलेशन है। देखो सलाइवा, स्टमक और इंटेस्टाइन 7.8। मैं तुम्हें सच बताऊं, जब तुम MBBS करोगे
तो इसकी रेंज होगी 7.5 से लेकर 8.5 तक, लेकिन बुक ने कितना दिया है 7 पॉइंट। तो मैं इस डाटा को खारिज करता हूं, क्योंकि हमारे लिए एनसीईआरटी ही गीता कुरान है, सब कुछ वही है, बाइबल है, याद रखना। तो हम अपनी इंटेस्टाइन का पीएच एवरेज कितना मान के चलेंगे 7.8। कुछ समझ में आया? अच्छा बताओ, ये HCl इसे क्यों नहीं जला पाया? क्योंकि यहाँ 3 सिक्रीशन है। बोलो कौन? पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। बाप रे बाप, बोलो कौन कौन? पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, तीनों एक के बाद है कि एक साथ है? ऑलमोस्ट एक साथ है, ये ऑलमोस्ट एक साथ है। ये दोनों तो ऑलमोस्ट एक साथ लगते भी हैं, क्योंकि दोनों एक ही डक्ट से निकलते हैं। बोलो हिपैटो पैनक्रियाटिक। ओके, याद रखना ये तीनों सिक्रीशन ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट एक साथ हैं, लेकिन एक के बाद हैं, लेकिन ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। लेकिन हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे? पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस। इसका मतलब 5 जूसेस में से, 5 जूसेस में से 3 जूस कहाँ है? इंटेस्ट। 5 जूस के नाम बताओगे? पहला सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, वो दोनों निपट लिए। यहां पर आओ, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस। अब मारेंगे बहुत अगर किसी ने पहले बाइल का नाम लिया, ये मेरी दादागिरी है। ऑल्दो सब एक साथ सिक्रीट होते हैं, पूरे लोगों के सामने बोल रहा हूं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अच्छे बनाने हैं, रट्टा नहीं करना है, तो एक सीक्वेंस याद करो। बोलो पैनक्रियाटिक, बाइल, इंटेस्टाइन। एंड इंटेस्टाइनल जूस इज अ टर्मिनल जूस। यही वो जूस है जो डाइजेशन खत्म करेगा। शुरू हुआ था सलाइवा में, खत्म होगा इंटेस्टाइन में। करेगा कौन? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइनल जूस ही है जो बेटा आपका डाइजेशन खत्म करेगा। याद रखना, पैनक्रियाटिक जूस में इन सब के अलावा बाइकार्बोनेट और इन सब के अलावा यहां पर एंजाइम्स हैं। क्या बेटा? एंजाइम। और पैनक्रियाटिक जूस में कुल मिलाकर के 4 प्रकार के एंजाइम। कुछ भी बोलोगे नहीं, मैंने 4 एंजाइम बोले कि 4 प्रकार? 4 प्रकार के एंजाइम हैं। और 4 प्रकार के एंजाइम में पहले प्रकार के एंजाइम का नाम है कार्बोहाइड्रेजेस। जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करें उनका नाम है कार्बोहाइड्रेजेस। ये नाम बहुत आसान है, सुनील सर को डाइजेस्ट करना है, सुनील। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम कार्बोहाइड्रेजेस। याद रखना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रोटीएजेस, यही शब्द याद रखना। नाउ द लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम लाइपेजेस। और बेटा न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले न्यूक्लियस। एंड इस वजह से आप कुछ भी खाओ वो डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है। कौन? पैनक्रियाटिक जूस। रोटी खाओगे क्या है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट। दाल खाओगे, घी खाओगे, सब्जी खाओगे, न्यूक्लियस। तो कुछ भी खाओ, कुछ भी को डाइजेस्ट करने की क्षमता किसमें है? पैनक्रियाट। इसीलिए पैनक्रियाटिक जूस समटाइम कॉल्ड एज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। आपकी बॉडी का एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है जो हर तरीके के फूड को डाइजेस्ट कर सकता है। इट इज पैनक्रियाटिक जूस। व्हाई इट इज नोन एज पैनक्रियाटिक जूस? क्योंकि यहां पर 4 प्रकार के एंजाइम, 4 एंजाइम है, 4 की 4 प्रकार। पहला बोलो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीएज, तीसरा लाइपेज, चौथा न्यूक्लियस। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएज, लाइपेज और न्यूक्लियस नाम के 4 प्रकार के एंजाइम। अगर आप इतना पढ़ चुके हो तो मैं इसे बंद करता हूं और मैं डाइजेशन शुरू करता हूं। वो डाइजेशन जिसको मैं रटने से बचना। हटा दें? अब देखते हैं 3, 2, 5 का फार्मूला। ये क्या पहली प्लेस है कि तीसरी? जिसमें कितने प्रकार के डाइजेशन? 2। और कितने जूस? 5। क्या 5 जूस मिल गए? 2 जूस पहले, 3 पक्का? तो भाई अब आप इसको बिना देखे बता गए तो काम बन जाएगा। बताओ, डिओडेनम में पहुंचे? खाना कितने घंटे बाद पहुंचा? 4 से 5। डिओडेनम में पहुंचा? डिओडेनम में खाना स्टमक से आया तो HCl होगा। उस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए पैनक्रियाटिक जूस आया। उसके पास क्या क्या है? बाइकार्बोनेट, म्यूकस है। म्यूकस कहां कहां से याद है?
बाइकार्बोनेट और म्यूकस, बाइकार्बोनेट और म्यूकस दोनों HCl से लड़े, पीएच वही रखा कि बदल दिया? जो पीएच सलाइवा में था 6.8, स्टमक में था 1.8, आज डिओडेनम में है 7.8। एल्कलाइन की एसिडिक? ये स्लाइटली एल्कलाइन है और यहां पर डाइजेशन होने जा रहा, और डाइजेशन होने के लिए जूस हैं 3। कितने? पहला पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, पक्का? और क्या ये तीनों के तीनों जूस इंटेस्टाइन में ही लगेंगे? नो सर। और बताओ पैनक्रियाटिक जूस में, किसमें? पैनक्रियाटिक जूस कितने प्रकार के? 4। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पक्का? आइए तो हम लोग इंटेस्टाइनल डाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, ये तीसरा पॉइंट है। व्हाई इट इज तीसरा? पहले तो मैं तुम्हें पढ़ाना बंद करूं, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। पहला पॉइंट था डाइजेशन इन, दूसरा पॉइंट था डाइजेशन इन स्टमक। इट इज डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। पर आप लोग ऐसे पूरा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे डाइजेशन इन इंटेस्टाइन इन प्रेजेंस ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। यानी अब जो मैं डाइजेशन लिखने जा रहा हूं ये कंप्लीट डाइजेशन है कि केवल पैनक्रियाटिक जूस? पैनक्रियाटिक। तो मैं पैनक्रियाटिस जूस के डाइजेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। कोई प्रॉब्लम? पंखा चलाएं, गर्मी लग रही है। ये तभी होता है जब तुम्हें टॉपिक समझ में ना आए। अगर ऐसा है तो बता दो, हम दोबारा कोशिश करें किसी और तरीके से। हम 3 दिन से 4 दिन से तुम्हें घेर के रखे हुए हैं इस टॉपिक में, इसी वजह से कि आज तुम मदद करोगे। और आसान है, बहुत आसान। बताओ हम लोग तीसरी जगह पहुंच गए। नाम है इंटेस्टाइन। कितने जूस हैं? 3। 3 में से पहला पैनक्रियाटिक, बाइल, पक्का? अभी हम लोग डाइजेशन इंटेस्टाइन में देख रहे हैं, पर किसकी प्रेजेंस में? पैनक्रियाटिस जूस की प्रेजेंस में मैं डाइजेशन देख रहा हूं। चलिए पहला बात सुनिए, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखेंगे हम लोग। कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होता है इंटेस्टाइन में, आइए देखें। याद करिए, आपका 30% कार्बोहाइड्रेट कहां डाइजेस्ट है? इन कार्बोहाइड्रेट में हो सकता है ज्यादातर समय पर स्टार्च। बोलो कौन? स्टार्च। मैं सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ही है ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं अगर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? स्टार्च। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च। बताओ, कार्बोहाइड्रेट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। फिर से बोलो, स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब मैं ग्लूकोज के पॉलीमर के बारे में बात कर रहा हूं। ये जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है, ये एक एंजाइम जिसका नाम है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। फिर से बोलो, पैनक्रियाटिक एमाइलेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में, बताइए सलाइवा में कौन सा एमाइलेज था? सलाइवरेट। इस बड़े से कार्बोहाइड्रेट के टुकड़ों को डाइसैकेराइड में तोड़ देता है। किसमें बेटा? डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड में भी बेटा जब तोड़ता है तो प्रेफरेबली माल्टोज नाम की शुगर। किसमें? माल्टोज। तो याद रखना, 3 ऐसे डाइसैकेराइड हैं जो तुम्हें नाम याद रखने पड़ेंगे। 1 इज माल्टोज, दूसरा है सुक्रोज, और तीसरा है लैक्टोज। बत्ती बुझ गई ना सर? हाँ सर, यस सर, नो सर। मैंने ये ज्यादा लिखा दिया, बस इतना ज्यादा लिखा देने से हालत खराब हो। यहां तक लिखा है, बहुत मारने का मन करता है। इधर देखो भैया, मेरे बाबू, मेरे बच्चे, एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, 1000 ग्लूकोज, सारे के सारे आपस में जुड़ करके पॉलीमर बना रहे। नाम बताओ? स्टार्च। हाँ? अब 2-2 ग्लूकोज के टुकड़े, 2-2 ग्लूकोज के टुकड़े, बोलो क्या नाम है? डाइसैकेराइड। फिर से बोलो।
दो दो ग्लूकोज के टुकड़ों का नाम डाइसैकराइड। इसका मतलब माल्टोज में कितने सैकराइड? 2, सुक्रोज में 2, लैक्टोज में 2। तो ये दोनों तीनों के तीनों मोनोसैकराइड की डाइसैकराइड? डाइसैकराइड। तो हमारा पैनक्रियाटिक अमाइलेज नाम का जो एंजाइम है वो पैनक्रियास से निकलने वाला एंजाइम है। उसने बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि 30% कार्बोहाइड्रेट सलाइवा में डाइजेस्ट हो चुका था, बचा कितना? 70%। 70% बचे हुए बेटा, बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट किया? डाइसैकराइड। और ये डाइसैकराइड क्या हो सकती है? माल्टोज, सुक्रोज। किसी को मालूम है सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया? उसने भी माल्टोज बनाया था। यस, इसका मतलब उसने भी किसमें कन्वर्ट किया था? डाइसैकराइड। खत्म हो गया। इंटेस्टाइन में डाइजेशन किसके प्रेजेंस में? पैनक्रियाटिक जूस। अभी 2 जूस और हैं। मदद करते रहोगे तो आ जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। अब आओ प्रोटीन डाइजेशन। कौन सा डाइजेशन? प्रोटीन। तो जब बेटा आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हो गया तो आई प्रोटीन। और बोलते हैं प्रोटीन के डाइजेशन को पढ़ने के लिए प्रोटीन का पॉलीमर समझना जरूरी है। ऑल्दो मैं पूछूंगा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन मैं बता ही देता हूं, मैं अपने आप को थोड़ा सप्रेस करके बता देता हूं। बोलते हैं प्रोटीन आर पॉलीमर, दे आर पॉलीमर। वेरी गुड, पॉलीमर, दे आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अब इतना तो नहीं है कि किसी को अमीनो एसिड भी ना याद हो, याद है? तो बताओ, प्रोटीन आर द पॉलीमर। चलो जमाई मास्टर खड़े हो। ये जो बच्चा मास्क लगाए हुए, इसके आगे वाला बच्चा, हाँ तुम खड़े हो। टेल मी द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अब बिल्कुल शांत रहना। और किसी ने भी वहां पर बताया, मैं सबके मुंह देख रहा हूं। बंद करो बुक, बुक बंद करो। टेल मी द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ना समझना है, जो टीचर बोल रहा बोलने दो, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे। ऐसा समझो, थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले मैंने बताया था, पॉलीमर जो भी होते हैं वो एक चेन की तरह होते हैं। मैंने कहा था एक माला है, माला में क्या है? मोती। फिर से बोलो। अब की बार इस माला का नाम, लेकिन अब की बार जो माला का नाम प्रोटीन है, इसके मोती वही की बदल गए। इनके मोती का नाम अमीनो एसिड। फिर से बोलो। तो ये भी तो मैंने कहा जब अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं तो कैसे? देखो कैसे। अमीनो एसिड में एक ग्रुप अमीनो NH2, एक ग्रुप COH, ये क्या है? एसिड। ये है अमीनो। एक साथ बोलो। एक ग्रुप H, ये तीनों बदलने वाले। क्या ये R है? मान लो ये एक मोती है? एक बार और बनाओ, बताइए। ये रहा NH2, क्या रहा? NH2, क्या रहा? C, COH, H, R2 कर दें? ये दूसरा मोती, अभी माला नहीं बना, केवल मोती साइड बाय साइड आए। चलो एक और बनाओ। HNH, C, COH, R3H, ये तीसरा मोती है। चलो चौथा मोती यहां बना दो, बनाओ, बोलो। NHH, याद रहेगा? C, COH, याद रहेगा? चलो R', ये क्या रहा? H, क्या ये मोती है? जगह होती तो और बना देते हो। अब ये मोती क्या प्रोटीन है? नो, जब तक इनके बॉन्ड बनाए
बताओ क्या ये HHH2O निकला? बॉन्ड का नाम CONH, CONH बॉन्ड बना। नाम बताओ पेप्टाइड। हाँ, क्या यहां पर बॉन्ड बना? नाम बताओ पेप्टाइड बॉन्ड। CONH बॉन्ड हुआ। चलो अच्छा बताओ यहां बॉन्ड बताओ। पेप्टाइड बॉन्ड बना। बोलो CONH, पेप्टाइड बॉन्ड बना। तो बताओ जब प्रोटीन बन रही होगी तो कौन से बॉन्ड बन रहे होंगे? पेप्टाइड। और डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन, जिससे बने हो वही तोड़ना है। बने किससे हो? तो यही तोड़ना है। तो बताओ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन से बॉन्ड तोड़ने? पेप्टाइड। और जब भी मैं तुम लोगों को फॉर ग्रांटेड लेता हूं कि इतना तो आता ही होगा, तब तुम्हारी तरफ से निराशा आती है। और ये देखो, बैठो। तो जब भी आपको एक बड़ी लंबी प्रोटीन चेन मिल जाए तो याद रखना उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो भी प्रोटीएज होगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रोटीएज, ये 2 प्रकार का होगा। और सीखो मेरे साथ, अगर प्रोटीन चेन को बीच से तोड़ा जाए तब भी पेप्टाइड बॉन्ड टूटेंगे। यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ दो, कौन से बॉन्ड टूट रहे? तो प्रोटीन चेन को अंदर से तोड़ने वाला एंजाइम इट इज नोन एज एंडोपेप्टाइडेज। फिर से बोलो, एंडोपेप्टाइडेज। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के 2 तरीके के एंजाइम, एक का नाम और दूसरा प्रोटीन को तोड़ने का तरीका है एक एक अमीनो एसिड को तोड़ना। एक टूटा, ये बाहर, ये दूसरा टूटा, ये भी बाहर, ये तीसरा टूटा, ये भी बाहर। तो जब मैं एक एक करके तोड़ूंगा तो बताओ अंदर से तोड़ूंगा कि बाहर से? बाहर से। तो जब मैं बाहर से प्रोटीन को तोड़ूंगा तो ऐसे एंजाइम का नाम एक्सोपेप्टाइडेज। फिर से बोलो। अब आपसे परिचय कराता हूं एनसीईआरटी का कि मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं। पैनक्रियाटिक जूस में एंडोपेप्टाइडेज भी हैं, एक्सोपेप्टाइडेज। क्यों? क्योंकि एक्सोपेप्टाइडेज जब भी तोड़ेगा किसी बॉन्ड को तो या तो वो COH की रेस्पेक्ट में तोड़ेगा या तो NH2 के रेस्पेक्ट में। अगर NH2 के रेस्पेक्ट में तोड़ा तो नाम होगा अमीनोपेप्टाइडेज। वाई अमीनो? अमीनोपेप्टाइडेज। और अगर COH के रेस्पेक्ट में तोड़ा तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। फिर से बोलो। और घर जाके आज पढ़ना जरूर। तो चाहे अमीनोपेप्टाइडेज हो चाहे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो, चेन को अंदर से तोड़ता कि बाहर से? इसका मतलब ये दोनों किस प्रकार के पेप्टाइडेज हैं? एक्सोपेप्टाइडेज। कैसे? अब मैं जो पूछूं बताओगे? स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया, मारो गोली। अब मैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने जा रहा हूं, और वो भी किसकी प्रेजेंस में? पैनक्रियाटिक। भूल गए, किसकी प्रेजेंस में? तो बताओ पैनक्रियाटिक जूस की प्रेजेंस में अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने जा रहे हैं तो क्या प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होने चाहिए? यस सर। नाउ मैं लिख रहा हूं, अब मेरी मदद करो। पैनक्रियाटिक जूस हो गया ये हेडिंग, और इसमें चाहिए दूसरी हेडिंग प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। और जब मैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम लिखूं तो कितने प्रकार के? पता नहीं सर, कितने प्रकार के? 2। दोनों बता पाओगे? बोलो। पहला एंडो की एक्सो, एंडोपेप्टाइडेज। क्या डेफिनेशन होगी? क्या ये प्रोटीन चेन में एक एक अमीनो एसिड निकालेंगे, चेन को बीच में तोड़ेंगे? और दूसरे प्रकार के एक्सोपेप्टाइडेज। कभी मत भूलना कि तुम्हें लग रहा है ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, अभी तुमको तुरंत समझ में आएगा। याद रखना पैनक्रियाटिक जूस में एंडोपेप्टाइडेज भी हैं और एक्सोपेप्टाइडेज भी है। एंडोपेप्टाइडेज का नाम है ट्रिप्सिनोजेन, ये एंजाइम का नाम है, इनएक्टिव है। और दूसरा एंजाइम है काइमोट्रिप्सिनोजेन,
ये भी एंजाइम है और ये भी इनएक्टिव है। और एक्सोपेप्टाइडेज के नाम पर हमारे पैनक्रियाटिक जूस में है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। और इसीलिए मुझे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कौन सा एंजाइम क्या करने वाला है। अब एनसीईआरटी में जाकर पढ़ना, क्या ये 3 एंजाइम लिखे हैं कि सर ने अलग से पढ़ा दिए? 3 एंजाइम नाम बताओ। ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और कार्बोक्सीपेप्टाइड। और ये तीनों के तीनों एंजाइम क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। इनको क्या करना आता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। बोलो कौन? प्रोटीन को डाइजेस्ट। अगर तुम मुझे उस स्थान पे पहुंचा दो जहां से मैं चला था तो मैं बहुत लकी मानूंगा। बताओ, मैं स्टमक में डाइजेशन करा रहा हूं? यस सर। स्टमक में कि इंटेस्टाइन? इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन में एक जूस की 3 जूस? तीनों जूस की प्रेजेंस में करा रहा हूं कि एक? शाबाश। बोलो कौन? पैनक्रियाटिक। और पैनक्रियाटिक जूस में अभी एक करा चुका हूं। कौन? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा कराने जा रहा हूं प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए, प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए हमारे पास कितने प्रकार के एंजाइम? 2। एक कौन? एंडोपेप्टाइडेज। दूसरा एक्सोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज कितने प्रकार के? 2। एक कौन? ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन। एक्सो कार्बोक्सी। क्या ये डरा देंगे तुम्हें? कोई पूछे प्रोटीन को अंदर से तोड़ना है तो बताओ, 2 नाम बताओगे? नाम बताओ। काइमोट्रिप्सिनोजेन। पक्का? अच्छा बताओ, ये सारा काम देखो यहां चल रहा है ना, यहां पर, यहां चल रहा है, यहां, और इनकी वजह से चल रहा है ना, इनकी वजह से। बस हीरो हो तुम लोग। आप तुमने पकड़ लिया। अच्छा, इन्होंने जूस फेंका है? जूस का नाम गैस्ट्रिक पैनक्रियाटिक जूस। और यहां खाना पड़ा है और उस खाने में क्या है? प्रोटीन। हाँ बेवकूफों, प्रोटीन तो है, साथ में स्टमक से भी कुछ आया है। क्या आया है? पेप्टोन्स। याद आया? प्रोटियोज। याद आया? तो बताओ, स्टमक में पेप्टोन और प्रोटियोज कहां बने थे? किससे बने थे? पेप्सिन से। तो बताओ, पेप्सिन की प्रेजेंस में प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे? नाम बताओ। पेप्टोन, प्रोटियोज। और बची हुई प्रोटीन भी है। तो डिओडेनम में प्रोटीन के नाम पर एक चीज की 3 चीज? 3 चीज। अब लिखो 3 चीज। बोलो। प्रोटीन और पेप्टोन और प्रोटियोज। और मैं पूछूंगा प्रोटीन कहां से आई, तो बोलो खाना से, जो खाया था। और मैं पूछूं पेप्टोन और प्रोटीएज कहां से आए? स्टमक से। क्योंकि स्टमक पे इसे किसने पैदा किया था? ट्रिप्सिन ने। पेप्सिन ने। और बताओ, पेप्सिन ने जब ये पैदा किया तो बताओ, ये प्रोटीन पड़ी हुई है यहाँ, और इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इनएक्टिव एंजाइम। कैसे? एक का नाम ट्रिप्सिनोजेन। काम करेगा कि नहीं? नहीं, कर ही नहीं पाएगा। कहेगा हमें करना नहीं है, क्योंकि हम एक्टिव की इनएक्टिव? इनएक्टिव। कोई मुझे सोते से जगाए, और सर यही करते हैं, तो मैं सोते से जगाते हैं। ऐसा ही एक फैक्टर है एंटेरोकाइनेज। और ये बड़ा अजीब लगता है मुझे, क्योंकि एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम, इट इज अ सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। फिर से बोलो। और हम पढ़ किसके प्रेजेंट में रहे? पैनक्रियाटिक। तो मैं कहूंगा पैनक्रियाटिक जूस के प्रेजेंस में जो चीज पढ़ी जा रही है उसमें इंटेस्टाइनल जूस किसने घुसा दिया? यस, मैंने घुसाया है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि तीनों जूस एक साथ सिक्रीट हो रहे हैं। इधर क्या सिक्रीट हुआ? पैनक्रियाटिक। इंटेस्टाइनल जूस में क्या प्रेजेंट है? एंटेरोकाइनेज। फिर से बोलो। और इस एंटेरोकाइनेज ने ट्रिप्सिनोजेन को किसमें बदल दिया? ट्रिप्सिन में बदल दिया। और बदला हुआ ट्रिप्सिन ने कहा बाकी काम मैं कर दूंगा। उसने काइमोट्रिप्सिनोजेन को, बोलो, काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में बदल दिया। और ये दोनों के दोनों एंडोपेप्टाइडेज है कि एक्सो? हाँ, एंडो। और एक एक्सोपेप्टाइडेज भी है।
कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। डरना मत, पेप्टाइडेज का मतलब है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, कार्बोक्सी मतलब कार्बोक्सी साइड से। तो बताओ इनको एक्टिवेट करने के लिए HCl चाहिए कि एंट्रोकाइनेज? कहां से आएगा? इंटेस्टाइनल जूस। और तुम अगला ही क्वेश्चन मुझसे पूछ सकती हो कि सर क्या पागल बना रहे हो, अभी तक बोल रहे थे पैनक्रियाटिक जूस और उसमें घुसा दिया। क्योंकि इसकी समझ के लिए तुम्हें समझ होना चाहिए कि डिओडेनम में एक सिक्रीशन नहीं 3 और तीनों साथ में चल रहे हैं। और उन तीनों में से एक का नाम है एंट्रोकाइनेज, जो इंटेस्टाइनल जूस से आया है। कहां से आया है? इंटेस्टाइनल जूस से आया है। और इंटेस्टाइनल जूस से आया इंट्रोकाइनेज ने ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन ने काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में बदल दिया। तो बताओ ये एक्टिव कि इनएक्टिव? ये वाले, ये भी एक्टिव। और ये तीनों लोग टूट पड़े इन प्रोटीन्स पर। नाम बताओ किन पर? प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटियोज पे 3 लोग टूटे हैं। कौन बोलो? ट्रिप्सिन। और कौन? काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और तीनों लोगों ने मिलकर के प्रोटीन की बड़ी बड़ी चेन्स को 2-2 अमीनो एसिड की चेन में तोड़ दिया। बताओ किसी ने 2-2 शुगर में तोड़ा था? वो कौन था? एमाइलेज। इन्होंने 2-2 शुगर की 2-2 अमीनो एसिड और 2-2 अमीनो एसिड के टुकड़ों में तोड़ा। तो बताओ ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, दोनों अमीनो एसिड के इस नाम का नाम डाइपेप्टाइड। फिर से बोलो। बताओ पैनक्रियाटिक एमाइलेज ने क्या पैदा किए थे? डाइसैकराइड। और इन तीनों लोगों ने डाइपेप्टाइड। सर नहीं आया, नहीं आया? आज किसको नहीं आया? यस प्लीज। काइमोट्रिप्सिन तक आया। काइमोट्रिप्सिन बन गया, किससे बनाया? ट्रिप्सिन ने। काइमोट्रिप्सिन एक एंजाइम है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक एंजाइम है, जो प्रोटीन की लंबी लंबी चेन्स में टूटा। ये लंबी लंबी चेन पे हटा, ये प्रोटीन की लंबी लंबी चेन थी और उन्हें 2-2 करके तोड़ने लगा। और 2-2 जो है टूटे दोनों लड्डू का नाम डाइपेप्टाइड। किसने तोड़े? किसने? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी। अभी आया? तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन प्रेजेंस ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। कितने डाइजेशन हो गए? 2 नहीं हुए, 3, 2 ही नहीं 2 ही हुए, 2 ही हुए। एक कौन? एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा प्रोटीन। दोनों भूल जाओगे। और ये दोनों कहां हो रहे हैं? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन है। देखो पढ़ाने में मुझे कितना भी समय क्यों ना लगे, लेकिन ये हैं बहुत हल्की चीजें अगर आ जाएं तो। 4 चीजें डाइजेस्ट करनी है और 4 चीजों में डाइजेस्ट करने में मैं इतना टाइम लगा रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ चीजें बतानी है। और अगर बतानी तुम्हें मालूम है इंट्रोकाइनेज अपने आप आ जाता है, कहां से आ जाता है, ट्रिप्सिन क्या होता है, काइमोट्रिप्सिन क्या होता है, फट से लिखो प्रोटीन खाने में बची हुई है। पेप्टोन और प्रोटियोज प्रोटीन से चेंज हुए हैं, कहां पर? स्टमक। तो ये सब प्रोटीन जैसे हैं। इनको किसके प्रेजेंस में? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की प्रेजेंस में हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? डाइपेप्टाइड। फिर से बोलो डाइ। बाय करते हैं इनको। तीसरा है डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड in presence of pancreatic juice। एक टीचर होकर के पूछो कि क्या परेशानियां होती है। परेशानियां ये होती है कि मैं अगर किसी से पूछ लूंगी न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो कई लोग खड़े होंगे जो नहीं बता पाएंगे कि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ? और मैं बोलूं डीएनए और आरएनए पॉलीमर है कि मोनोमर? तो अब की बार जो ये पॉलीमर है ये भी एक चेन है। अब बताओ अब की बार लड्डू जो है न्यूक्लियोसाइड की न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड। तो बताओ अब की बार अगर ये भाई साहब न्यूक्लिक एसिड हैं, न्यूक्लिक एसिड है, तो इनके मोनोमर का नाम न्यूक्लियोटाइड।
और इसलिए मैं कहता हूं सबको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आना ही चाहिए। आता है आपको? आता है? कुछ लोग ऐसे से बोल रहे, कुछ लोग ऐसे से बोल रहे, कुछ लोग बोल रहे हाँ ऑब्लिक मसल, ट्विस्ट दे रहे, आता भी बीच में। भगवान मेरे अगले जन्म में सब बनाना, टीचर ना बनाना। पहला OH, दूसरा OH, तीसरा, चौथा CH2OH। कितने कार्बन? इस शुगर का नाम प्राइमरी स्कूल। कितने कार्बन है? 5। गिनो, 1 2 3 4 5। 5वां कार्बन बाहर। पेंटोज शुगर है। इन बहन जी का नाम राइबोज है। क्या नाम है? राइबोज। तो हे राइबोज शुगर, तुम्हारे पास कितने कार्बन? 5। तुम शुगर हो, तुम न्यूक्लियोटाइड नहीं हो। लेकिन अगर मैं तुम्हारे पहले कार्बन में नाइट्रोजन बेस जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? नाइट्रोजन बेस। ये एक अलग कहानी है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो अब तुम्हारा नाम पेंटोज शुगर से न्यूक्लियोसाइड क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। टाइड की साइड? साइड में नाइट्रोजन बेस, इसलिए न्यूक्लियोसाइड। नहीं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं केवल ऐसे ही बोल दिया हूं। याद रखना, CH2OH ये रहा, CH2OH 5वां कार्बन। 5वां कार्बन है। और 5वें कार्बन में मैंने फास्फोरिक एसिड, कौन सा एसिड? फास्फोरिक एसिड जोड़ा। अब फास्फोरिक एसिड कैसे जोड़ा? P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल। क्या ये भाई साहब का नाम है? 3PO4 है। तो बताओ, ये एसिडिक हाइड्रोजन की अल्कोहलिक, और ये अल्कोहलिक। एसिड और अल्कोहल रिएक्शन किए, ईस्टर बनाए। इसका नाम है फास्फो ईस्टर बॉन्ड। फास्फो ईस्टर। तो बताओ, एक लोग कि 3 लोग? एक कौन? नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर फास्फोरिक एसिड। अब इन भाई साहब का नाम न्यूक्लियोसाइड के न्यूक्लियोटाइड। तो अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो यहां 1 लोग कि 3 लोग? बोलो कौन? पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस। यहां पर पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस फास्फोरिक एसिड। क्या ये भी न्यूक्लियोटाइड है? ये भी न्यूक्लियोटाइड है। सारे लोग न्यूक्लियोटाइड हैं, लेकिन इनमें बॉन्ड है। क्या है? बॉन्ड। बॉन्ड का नाम है फास्फोडाईस्टर बॉन्ड। फिर से बोलो। तो अगर मुझे न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करना है तो मैं कौन सा बॉन्ड तोड़ूं? फास्फोडाईस्टर बॉन्ड। और अगर मैं फास्फोडाईस्टर बॉन्ड तोड़ूं तो क्या निकल के भागेगा? न्यूक्लियोटाइड। हाँ? और न्यूक्लियोटाइड से मैं अगर बेटा फास्फोरस भी निकाल दूं तो न्यूक्लियोसाइड। तो ये रटने की चीज तो बस डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में यही करना है। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में आप उठाइए न्यूक्लिक एसिड। क्या उठाइए? न्यूक्लिक। और न्यूक्लिक एसिड पे डाल दीजिए न्यूक्लियस। क्या डालिए? तो न्यूक्लियस डालते ही वुड के बॉन्ड टूटेंगे और एक मोती बाहर निकलेगा। मोती का नाम न्यूक्लियोटाइड। हाँ, न्यूक्लियोटाइड। पहले तो वो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, और अगर उस न्यूक्लियोटाइड से फास्फोरस भी हट जाए, क्या हट जाए? फास्फोरस, तो क्या बचेगा? न्यूक्लियोसाइड। यही लिखा हुआ है, इतना रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। बताओ, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन से क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड और फिर न्यूक्लियोसाइड। क्योंकि मोती का नाम न्यूक्लियोटाइड, माला का नाम न्यूक्लिक एसिड। अंतर इतना है, अगर इस न्यूक्लिक एसिड का नाम डीएनए है तो इस न्यूक्लियस का नाम डीएनएज होगा। बोलो क्या होगा? डीएनएज। और अगर इसका नाम आरएनए है तो उस एंजाइम का नाम आरएनएज होगा। क्योंकि जो जैसा है उसका एज लगाओ, डाइजेस्ट करो। सुनील सर को तो आरएनए को आरएनएज, डीएनए को डीएनए, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस। तो भाइयों बहनों, दिस वाज द न्यूक्लिक एसिड फॉर यू एंड इट्स डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इसी तरीके से होता है।
कोई मुझे बता पाएगा कि मैंने कितने डाइजेशन पैनक्रियाटिक जूस के बाद? 3। और अगर बेटा मम्मी कसम है बुक देखी तो हाँ बताओ, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, एंजाइम का नाम, सलाइवरी अमाइलेज, प्रोडक्ट का नाम डाइसैकराइड, माल्टोज, सुक्रोज। शाबाश, बहुत बढ़िया। ओके, बताओ प्रोटीन का डाइजेशन याद है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम याद है? 2 प्रकार के हैं, एंडोपेप्टाइडेज, एक्सोपेप्टाइडेज। ये हैं हीरो बच्चे। इतना बड़ा पढ़ने के बाद इतनी जो बात तुम्हें, एंडोपेप्टाइडेज, एक्सोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज कितने? 2, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन। पक्का? एक्सोपेप्टाइडेज, कार्बोक्साइपेप्टाइडेज। ये दोनों एक्टिव की इनएक्टिव? एक्टिव करें, HCl डालें, एंटेरोट्रिप्सिन, फिर बना काइमोट्रिप्सिन। और ये तीनों अटैक किए, बची हुई प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटीओज अटैक किया। वो बनाए थे डाइसैकराइड, ये बनाएंगे डाइपेप्टाइड। हीरो हो यार। अब बताओ, न्यूक्लिक एसिड आया? चाहे तो DNA, चाहे तो बने किससे हो? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से। और आपको डाइजेस्ट किया जाएगा, किया जाएगा। तो पहले तुम्हारा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड बाहर, फॉस्फेट भी बाहर, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड। यस, यस। इनके क्वेश्चन को सुनने के पहले जवाब दे रहे। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज टर्मिनल अमीनो एसिड को निकालता है। सो हाउ कैन इट प्रोड्यूस द डाइपेप्टाइड? एग्जैक्टली, क्योंकि एनसीईआरटी मेरी कुरान, मेरी गीता है, इस वजह से मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा सकता। अदरवाइज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कैन प्रोड्यूस इंडिविजुअल अमीनो एसिड ऑल्सो। योर आंसर पढ़ना है रमेश गुप्ता, जूलॉजी भाई रमेश गुप्ता, जाओ मन भर पढ़ो। हमको तो एनसीईआरटी से बाहर, तो हम तो डाइपेप्टाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या लिखा है? डाइपेप्टाइड। अरे रुको, भी नमाज का टाइम है यार, रोक देंगे भैया। 1:25 पे छोड़ देंगे। और 1 मीनारी जाना 2:30 बजे होती है वहां। हाँ, 2 बजे 1:50, 25 मिनट में पहुंच जाओगे। हटो। अरे यहां से जाके पानी पहले भर के आया करो, डुबकी लगा के नहाया और भाग खड़े हुए, या फिर सुबह नहा के आया करो, यहीं से सीधे नमाज जाया करो। ओए चुप रहो। हाँ? खाना भी खाना है तो खाना खाओ नमाज के बाद, फिर क्लास है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं नहीं छोड़ सकता। फिर आपको जो मर्जी है, एक और थोड़ा पढ़ा ले लो, फिर चले जाओ। आज के लिए हमारी पढ़ाई हमारी इबादत है। अल्लाह अकबर। आओ, आज के लिए वही है, ठीक है। भगवान हमें मना कर नहीं करेंगे। अच्छा बताओ, इसके बाद होता है डाइजेशन ऑफ लिपिड। डाइजेशन ऑफ लिपिड इन प्रेजेंस ऑफ बाइल। अभी एक ही जूस पढ़ाए हैं, पैनक्रियाटिक जूस। बेटा बर्बाद मत करो टॉपिक। अभी मैंने पैनक्रियाटिक जूस को छोड़ा नहीं है। बाइल जब तक मैं इंट्रोड्यूस ना करूं तुम मत करना। डाइजेशन ऑफ लिपिड इन प्रेजेंस ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। और सबसे पहली बात, व्हाट इज लिपिड? जब मैं लिपिड पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा लूं, मैं डर रहा हूं क्योंकि पूछूंगा टाइम लग जाएगा। मैं ग्लिसरॉल लेता हूं, CH2OH, CHOH, CH2OH। क्या ये भाई साहब ग्लिसरॉल हैं? इन भाई साहब को मैं एसिड के साथ रिएक्शन कराता हूं। दिस इज नोन एज फैटी एसिड। फिर से बोलो। और ये फैटी एसिड एक जगह लेता हूं कि 3 जगह? 3 जगह। HOOCR2 और इसके बाद HOOCR3। पक्का याद रखना, ये एसिड, ये अल्कोहल, ईस्टर। कौन सा बॉन्ड? ईस्टर।
बॉन्ड ईस्टर ही बनेगा। कैसे बनेगा उस चक्कर में मत रहना। ईस्टर बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड? ईस्टर। ईस्टर बॉन्ड बना। कौन सा? ईस्टर। ईस्टर बॉन्ड जब एक जगह बना, नाम है मोनोग्लिसराइड। फिर से बोलो, क्योंकि ग्लिसरॉल से बना इसलिए मोनोग्लिसराइड। अगर ईस्टर बॉन्ड दो जगह बना, इट इज नोन एज डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड। और अगर ईस्टर बॉन्ड तीनों जगह बना, इट इज नोन एज ट्राइग्लिसराइड। तो बताओ फैट एक्चुअली क्या है? ट्राइग्लिसराइड। तो अगली बार कोई पूछे लिपिड क्या है तो बोलोगे ट्राइग्लिसराइड। दीज आर ट्राइग्लिसराइड। तीन जगह के ईस्टर बॉन्ड के साथ लिपिड बनता है ट्राइग्लिसराइड। तो अगर ये फैट है तो इसे तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ना पड़ेगा तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड का नाम ईस्टर। और अगर आपने पहला बॉन्ड तोड़ा, क्या तोड़ा? पहला बॉन्ड। और जैसे ही पहला बॉन्ड तोड़ा, बताओ कितने ग्लिसराइड बचे? हाँ, दो। तो फैट डाइजेशन में फैट से पहले क्या बनेगा? डाइग्लिसराइड। फिर बोलो, और डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड। बुक में इतना ही लिखा है तो मैं यही रुक जाऊंगा, लेकिन मोनोग्लिसराइड के साथ ये कहाँ जाएंगे? ये भी तो पैदा होंगे। दीज आर नोन एज फैटी एसिड। फिर बोलो, तो एक्चुअली जब भी लिपिड का डाइजेशन लिखना चाहिए था, बुक को यूं लिखना चाहिए था, लिपिड का डाइजेशन लाइपेज के प्रेजेंस में, पैनक्रियाटिक लाइपेज की प्रेजेंस में, पैनक्रियाटिक लाइपेज की प्रेजेंस में पहले बनाता है डाइग्लिसराइड। पहला बॉन्ड टूटा तो क्या बना? पहला बॉन्ड टूटा तो दो ग्लिसराइड बचे, दो बचे। दूसरा बॉन्ड टूटा तो एक बचा। तो पहले बनाता है डाइग्लिसराइड और फिर बनाता है मोनोग्लिसराइड। कभी कभी तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा मतलब कॉन्स्ट्रेन कर देते हो, मुझे बड़ा डर लग रहा। 10 मिनट तो देना ही पड़ेगा। बोलो, लिपिड से पहले डाइग्लिसराइड, डाई से मोनोग्लिसराइड। और इस तरीके से फैट का डाइजेशन शुरू होता है। पर याद रखो, जब डाइग्लिसराइड बन रहा होगा तो एक फैटी एसिड बाहर आया होगा, जब दूसरा बन रहा होगा तो दूसरा फैटी एसिड बाहर आया होगा। तो साथ में यहाँ फैटी एसिड भी प्रोड्यूस होने चाहिए। एनसीईआरटी ने नहीं लिखा तो तुम मत लिखो। बताओ, लाइपेज, जो लाइपेज नाम का एंजाइम है, कौन सा लाइपेज? पैनक्रियाटिक लाइपेज। क्या लिपिड को डाइजेस्ट करेगा? पहले क्या बनाएगा? डाइग्लिसराइड। और डाइग्लिसराइड से याद रखना, डाइजेशन इज हाइड्रोलिसिस। डाइजेशन इज हाइड्रोलिसिस। और इसीलिए ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम दे आर हाइड्रोलिटिक इन नेचर। और इसके मायने ये हैं, सब लोग ध्यान सुनो, घबराओ मत। इसके मायने ये हैं कि दीज एंजाइम कैन डाइजेस्ट फूड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। पानी की प्रेजेंस में ही ये फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। पानी नहीं, डाइजेशन नहीं। और इस डेफिनेशन में लाइपेज फंस जाता है। क्यों लाइपेज फंस जाता है? क्योंकि लाइपेज भी एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। और लाइपेज अगर एक एंजाइम है तो वो भी कैसा? डाइजेस्टिव। तो लाइपेज भी वाटर की प्रेजेंस में ही डाइजेशन करना चाहता है। किसकी प्रेजेंस में? पर मुसीबत ये है, घबराना मत, मुसीबत ये है कि जो तुम्हारा फूड आया है, फूड, और उस फूड में है फैट। क्या बेटा? फैट। तो बताओ, वो फैट तभी डाइजेस्ट होगा जब वो किसमें घुले? वाटर। किसमें? और वाटर में घुलेगा तभी लाइपेज उसे डाइजेस्ट कर सकता है। यस और नो? और बताओ, फैट इज वाटर सॉल्युबल इज नहीं समझ में आया? फिर से बोलो, डाइजेशन इज, डाइजेशन का मतलब हाइड्रोलिसिस है।
ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलिटिक इन नेचर। क्या लाइपेज भी हाइड्रोलिटिक है? क्या लाइपेज भी लिपिड को पानी की प्रेजेंस में डाइजेस्ट करना चाहता है? अब बेटा, अब आपके सामने मैं कुछ चीज सीखता सिखाता हूं, सुनो। इधर से आई है लिपिड, ये रहा लिपिड, फैट, और फैट कह रहा है कि मैं पानी में घुल नहीं सकता, और पानी कहता है अगर तुम घुल नहीं सकते तो तुम्हारा डाइजेशन नहीं हो सकता। सामने देखो बेटा, मन ना करे तो चले जाना, ठीक है? अभी 5 मिनट देखो, 5 मिनट है मेरे पास, 10 मिनट है रात, 10 मिनट है, 25 को छोड़ूंगा। ये रहा वाटर, बोलो क्या है? वाटर। और ये रहा फैट। फैट कहता है मैं पानी में घुलूंगा नहीं, और पानी कहता अगर तुम घुलोगे नहीं तो लाइपेज काम कैसे करेगा? क्योंकि लाइपेज उसी सरफेस पे काम कर सकता है जहां पर क्या हो? पानी। क्योंकि लाइपेज इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम। फिर से बोलो। तो बेटा लाइपेज कहता है जब तक पानी नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकता। हे फैट, मैं तुम्हें डाइजेस्ट करने के लिए पैदा हुआ हूं, लेकिन केवल किसमें? पानी। और फैट कहता है कि मैं पानी से नफरत करता हूं और मुझे पानी में जुड़ना नहीं, और पानी में नहीं जुड़ना है तो मैं अपने साथ पानी के साथ अपना कांटेक्ट एरिया मैक्सिमम रखूंगा कि मिनिमम? मिनिमम। और एक बात, फैट का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है, और फैट का सरफेस टेंशन ज्यादा होने की वजह से वो मिनिमम कांटेक्ट एरिया बनाने के लिए स्फीयर बनाता है। क्या बनाता है? स्फीयर। ये जान लो, ये फिजिक्स है, मैथ्स है। स्फीयर अपना कांटेक्ट एरिया मैक्सिमम रखते हैं कि मिनिमम? मिनिमम। ये बायो नहीं है। अगर आपको कम से कम किसी को छूना है तो चौड़े हो जाओ कि गोल, क्योंकि आपकी तब सरफेस उसके सरफेस से मैक्सिमम जगह पे जुड़े कि मिनिमम। तो बेटा फैट क्या कोशिश करता है कि वो पानी में ना घुले, और इसलिए वो स्फेरिकल होने लगता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। करके देखो, पानी के गिलास में तेल की बूंद डालो, तेल की बूंद फैल जाएगी। स्फेरिकल, क्योंकि वो अपना कांटेक्ट एरिया, और इस वजह से कांटेक्ट एरिया कम है तो लाइपेज केवल इतनी जगह काम करता है, और डाइजेशन केवल इतने फैट का होता है, पूरे फैट का। अब क्या? अब आया बाइल। क्या आया? नाम सुने हो? जूस नंबर 5। बाइल कहता है मेरे पास बहुत इंतजाम है, मैं लीवर से आ रहा हूं। कहां से? लीवर। मेरे पास है बाइल पिगमेंट। बोलो क्या? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन, पीले पीले, याद है? और बिलीवर्डिन बाद में पढ़ाएंगे। मेरे पास है बाइल साल्ट। बोलो क्या? बाइल सॉल्ट। मेरे पास है कोलेस्ट्रॉल। बोलो क्या? कोलेस्ट्रॉल। और मेरे पास है फॉस्फोलिपिड। मैं पूछ लूं, बता दोगे कहां बना है बाइल? लीवर। कहां स्टोर हुआ? कहां सिक्रीट किया गया? डिओडेनम। डिओडेनम में कितनी चीजें? 4। बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड। और इनमें से बाइल सॉल्ट अटैक किए फैट पर। किस पर? और फैट का सरफेस टेंशन गिरा दिए, और जैसे ही टेंशन गिरी फैट झरझरा के टूट गया। मैं यही शब्द बोलता हूँ, झरझरा के शब्द नहीं है, केवल फीलिंग है। इसका मतलब फैट का बड़ा ड्रॉपलेट की छोटा छोटा, यानी ये फैट की छोटी छोटी ड्रॉपलेट में टूट गया। ये फैट क्यों टूटा? क्योंकि सरफेस टेंशन बढ़ा कि घट गया? हाँ। और सरफेस टेंशन क्यों घट गया? क्योंकि क्या आए? बाइल्स। और जैसे ही छोटी छोटी ड्रॉपलेट बनी, चारों तरफ से इन ड्रॉपलेट को पानी ने घेर लिया। क्या घेर लिया? और एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना। क्या बना? इतना तो है कि केमिस्ट्री में कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा होगा। इस कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम है इमल्सन। फिर से बोलो, इमल्सन। क्या बना? इमल्सन। और इमल्सन बनते ही पानी ने पूरे फैट को चारों तरफ से घेर लिया और छोटी छोटी ड्रॉपलेट बनाई, नाम है मिसिल। बोलो, मिसिल्स पे सरफेस एरिया घटा की बढ़ा, और लाइपेज ने कहा उस सारी जगह पर मैं अटैक कर सकता हूं जहां पर क्या हो? पानी। इसका मतलब फैट डाइजेशन के लिए इमल्सन बनना जरूरी है, और इमल्सन बनाने के लिए बाइल जरूरी है। तो 4 डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस के 4 डाइजेशन में
एक डाइजेशन के लिए बाइल की जरूरत है, बोलो कौन? फैट के डाइजेशन। और कौन सी चीज बनाने के लिए? इमल्सन। और इमल्सन बनाना इट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। फिर से बोलो। तो बताओ फैट का डाइजेशन किसकी मदद से होता है? बाइल। क्योंकि बाइल फैट का क्या कर देते हैं? इमल्सिफिकेशन। साथ में ये लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। क्या करते हैं? एक्टिवेट। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय, कल मिलते हैं। चलो जाओ, जुम्मा मुबारक, टेक केयर। समझ में आया? तो कौन सा डाइजेशन पढ़ लिया? एक बेटा जूस नहीं पढ़ पाए हम लोग, कौन सा? तीसरी प्लेस है। 3, 2, 5 याद है? प्लेस नंबर 3। डाइजेशन कितना? 2। जूस कितने? 4। चारों जूस के नाम बताओ। सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, और अभी आखिरी कौन? तो बताओ अभी मैंने क्या नहीं पढ़ा है? इसका मतलब डाइजेशन खत्म कौन करेगा? इंटेस्टाइनल जूस के पहले डाइजेशन खत्म नहीं हो। 5 मिनट अगर होते ना तो वो भी खत्म हो जाता। पर जाओ जाओ, है ना? कल बेटा ये बताएंगे तो बच्चे आएंगे नहीं। मैं अपनी तरीके से रखूंगा। लोग कम आए तो क्लास बढ़ा दूंगा, और लोग ज्यादा आए तो फिर रिवीजन करा। आज शाम की क्लास नहीं, कल 11:30 बजे हम लोग क्लास करेंगे। एक बात सर्टेन है कि ये डाइजेशन का चौथा हिस्सा जरूर पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो करूंगा।